नितुंजी नाम का एक गांव था जहां पर अनिल नाम का आदमी पकौड़े बेचा करता था। अनिल अपनी बीवी निशा के साथ रहा करता था। ठीक अनिल के पकौड़े की दुकान के सामने कुलदीप नाम के आदमी ने चाय और शहर की मशहूर ओरियो बिस्किट बेचना शुरू किया था। कुलदीप और अनिल एक दूसरे से जलते थे। एक दिन कुलदीप और अनिल रास्ते में मिले। अरे भाई अनिल, पकोड़े कैसे बिक रहे तुम्हारे? अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम ये शहर की ओरियो नाम की बिस्किट लेकर आए हो ना, तब से सबको चाय के साथ इसी को खाना है। अब क्या बताओ अनिल भाई, धंधा तो मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। कभी आपके पास ज्यादा ग्राहक हो जाते हैं, कभी मेरे पास। एक काम कीजिए, आप आपके पकोड़ों को बेचना बंद कर दीजिए। अरे कैसे बात कर रहे हो भाई, मेरी दुकान तुमसे पहले शुरू हुई थी, इसलिए तुम अपनी दुकान बंद करो। मैं अपनी दुकान नहीं बंद करूंगा। तो फिर मैं भी अपनी दुकान बंद नहीं करूंगा। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके अपनी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। और दूसरी ओर जमींदारनी नीतू अपने चेले टीटू को कहती है, टीटू, मुझे एक नया कारोबार खोलना है, बताओ हम क्या कर सकते हैं? मालकिन, आजकल मैंने देखा है कि कस्बे में शहरी पकवान ज्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि मैगी नाम का कोई पकवान बहुत ज्यादा बिक रहा है कस्बे में, लजीज भी होता है। अगर ऐसा है तो कल से हम वो मैगी ही बेचेंगे, वो भी लजीज बनाने वाली केमिकल को डालकर। जा टीटू, मैगी का सामान लेकर आ और अपने गुल्लू से, जो दूसरे गांव में दवाई बेचा करता है, से खाने को लजीज बनाने वाली दवा लेकर आ। वाह मालकिन, धंधा खुला नहीं और लोगों को लूटने का रास्ता भी सोच लिया। आप तो सच में बड़ी लालची निकली। चल फुट, जो लाने कहा है वो लेकर आ, ज्यादा मुंह मत चला। टीटू सामान लेने चला जाता है और शाम तक सारा सामान लेकर आ जाता है। अगली सुबह जमींदारनी गांव में मैगी बेचने लगती है। ले लो मैगी ले लो, ना ओरियो ना पकोड़े, मैगी खा के हम दौड़े, मैगी खाओ ताकतवर हो जाओ। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और वो मैगी की बात सुनकर रुक जाती है। अरे वाह, मैंने तो सुना है मैगी तो सिर्फ शहर में बिकती है, मगर अब इस गांव में भी बिकेगी मैगी। गांव में मुझे छोड़कर कोई भी मैगी नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो लाओ एक प्लेट मैगी खिलाओ। हाँ, अभी खिलाती हूँ। ए टीटू, एक प्लेट मैगी लगा दे। टीटू उस औरत को एक प्लेट मैगी देता है और वो औरत उस मैगी को खाकर बहुत खुश होती है। ये तो बड़ी ही लजीज है, इससे पहले मैंने ऐसा कोई लजीज खाना नहीं खाया है। आज से हर दिन एक प्लेट मैगी जरूर खाऊंगी। मैगी बहुत लजीज थी क्योंकि जमींदारनी उसके अंदर लजीज खाना बनाने वाली दवा डालती थी, मगर इस बात से गांव के लोग अनजान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जमींदारनी के मैगी के ठेले पर ही अपना नाश्ता और कई बार खाना भी खाया करते थे। अनिल और कुलदीप के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे, इसलिए एक दिन कुलदीप अनिल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अनिल भाई, आजकल धंधा कितना हो रहा है? अब क्या बताए, धंधा तो ना के बराबर चल रहा है। सब इस जमींदार की मैगी की वजह से हुआ है। अनिल भाई, मुझे लगता है कि हमें एक बार वहां जाकर वो मैगी खानी चाहिए। हाँ, चलो जाकर खाते हैं। अनिल और कुलदीप दोनों ही जमींदारनी के मैगी के दुकान पर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, टीटू को मैगी बनाते हुए देखते हैं। टीटू लजीज बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहा था। टीटू, ये तुम मैगी में क्या डाल रहे हो? ये किस तरह का केमिकल है? अरे भाई, कुछ नहीं है, ये मैगी को लजीज बनाती है। नहीं, मैंने देखा तुम लजीज बनाने वाले दवाई को मैगी में डाल रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोग इसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं? तभी वहाँ पर जमींदारनी आ जाती है और वो उनसे कहती है, हाँ तो
डाल रहे हैं हम वो दवाई, इससे तुम्हें क्या? लेकिन ये गलत है। हाँ तो क्या? मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, जो करना है करो। सबको यही लगेगा कि तुम दोनों का धंधा ठप हो गया है, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अब जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। अनिल और कुलदीप वहां से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अनिल की दुकान के पास एक साधु खड़ा है। बेटा, खाना खिला दो। बेटा, बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ, कुछ खिला दो। दूध, पकोड़े, कुछ भी चलेगा। हाँ साधु जी, अभी मैं आपको खाने के लिए पकोड़े देता हूँ। मैं भी आपके लिए दूध और ओरियो लेकर आता हूँ। कुलदीप दूध और ओरियो लेकर आता है और अनिल पकौड़े। साधु अनिल के पकौड़े और कुलदीप के ओरियो बिस्किट को खाकर दूध पी लेता है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने देखा तुम दोनों मेरे पास आए तभी नाराज थे। क्या बात है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनिल और कुलदीप नीतू जमींदारनी की सारी बातें साधु को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु उनसे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम दोनों जमींदारनी से भी कहीं ज्यादा जायकेदार पकवान बना सकोगे, लेकिन तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा। साधु अपने हाथों को आगे करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही उनके हाथों में एक जादुई कढ़ाई आ जाती है। वो कढ़ाई वो अनिल को देते हुए उससे कहते हैं, ये कढ़ाई लो, इस कढ़ाई में पानी भी तेल का काम करेगा। इस तेल में तुम दोनों अपने अपने पकवान साथ में मिलाना और साथ में काम करना। बस बढ़ते रहो और अच्छी नीयत रखो। जी साधु जी। साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुलदीप अनिल को ओरियो देता है और उस कढ़ाई में डालकर तलने लगता है। अनिल उस ओरियो पकौड़े को बाहर निकालता है और दोनों ही उसे खाते हैं। वो ओरियो पकौड़ा बहुत ही लजीज होता है। ये तो सच में लजीज है, इसे तो हमें अभी से बेचना शुरू कर देना चाहिए। अनिल और कुलदीप दोनों ओरियो पकौड़ा बेचना शुरू करते हैं। पकौड़े पकौड़े, ओरियो पकौड़े, इसे खाकर कोई भी पेट पकड़ के ना दौड़े, क्योंकि ये है लजीज और सेहत के लिए अच्छे भी। तो भाई खाओ हमारे पकौड़े। तभी वहाँ से एक आदमी अपना पेट पकड़कर जा रहा था। वो ओरियो पकौड़े सुनकर रुक जाता है और कहता है, अरे ये क्या है भाई, ओरियो पकौड़े पहले कभी तो नहीं सुने। अरे सुने नहीं है तो खा कर देख लो। और हाँ भाई, तुम ये पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? अबे क्या बताओ भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कस्बे में बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ओरियो पकोड़े खाऊं या नहीं खाऊं। खा के देख लो, क्या पता तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। पकवान है कि दवाई? लाओ खा कर देखता हूँ, एक दो खिला दो। कुलदीप उस आदमी को एक प्लेट ओरियो पकौड़े खाने के लिए देता है। वो आदमी जैसे ही ओरियो पकौड़े खाता है, उसके पेट का दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई ओरियो पकोड़ा है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द चला गया। लाओ भाई, एक प्लेट और खिला दो। कुलदीप उसको एक प्लेट और देता है। दूसरी ओर गांव में लोग बीमार होने लगते हैं, जिस वजह से सारे लोग अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े खाने लगते हैं। धीरे धीरे जमींदारनी की मैगी के ग्राहक ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर जमींदारनी टीटू से कहती है, अरे क्या हुआ, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, अचानक ग्राहक इतने कम क्यों हो गए? मालकिन, वो हमारी मैगी खाकर लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और दूसरी ओर वो अनिल और कुलदीप कोई अजीब पकवान बेच रहे हैं। ओरियो पकोड़े। हाँ, ओरियो पकोड़े बेच रहे हैं, जिसे खाने के बाद सारे लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कोई जादुई तरीके से ओरियो पकौड़े बना रहे हैं? जी मालकिन जी, कढ़ाई में वो लोग पकोड़े बना रहे हैं। वो जादुई कढ़ाई है।
जिसे एक साधु आशीर्वाद के तौर पर उन्हें भेंट देकर गए थे। उस कढ़ाई में जो भी बनता है वो भी लजीज ही बनता है और बीमारियां ठीक कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो कढ़ाई मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही रात होगी हम दोनों जाकर उस कढ़ाई को चुरा लेंगे। पहले सबको धोखा देती थी, अब चोरी भी करने लग गई। चुप कर, जैसा कहती हूँ वैसा कर। जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में जमींदारनी और टीटू दोनों ही अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े की दुकान पर आते हैं। वो दुकान खोलकर उसमें से वो कढ़ाई ढूंढने लगते हैं। कढ़ाई मिल जाती है। जैसे ही जमींदारनी और टीटू कढ़ाई को लेकर दुकान से निकलते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि सामने प्रधान, अनिल, कुलदीप और गांव वालों के साथ खड़े हैं। जमींदारनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। प्रधान जी, आप? हाँ, मैं। जब कस्बे में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लग गए थे, तब मैं तुम्हारी मैगी की जांच करने आया था। तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे कामगार टीटू से बात करते हुए सुना। प्रधान जी, हमने खुद देखा है। ये वो लजीज बनाने वाली दवाई को मैगी में डालते हैं, जिस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। प्रधान जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चोरी से नहीं भाग पाओगी, और हमने तुम्हें कढ़ाई चुराते हुए भी देख लिया है। लालच में इतनी अंधी हो गई कि कस्बे वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर बैठी। क्या करोगी इतने पैसों का? क्या मरने के बाद 1 रुपए का सिक्का भी साथ लेकर जाओगी? तो किस बात का इतना लालच? तुम्हें और तुम्हारे कामगार दोनों को इस कस्बे से निकाला जाता है। चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रधान और गांव वाले नीतू जमींदारनी और उसके कामगार टीटू को गांव से बेदखल कर देते हैं और अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं।